स्टूडेंट्स, होमवर्क में क्या दिया था आपको? सीट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रेस भी दिया था क्या? कौन सी रेस? 19 और 20। और सीट में फाइनी का जी एडवांस। तो देख लेते हैं, पहले रेस से देख लेते हैं, है ना। रेस नंबर 1920। रेस देख लेते हैं। रेस में पहले का आंसर है रेस 19। पहले का आंसर है दिल्ली, दूसरे का आगरा, थर्ड इज ए, फोर्थ इज सी, फिफ्थ डी, सिक्स्थ वाला सी, सेवेंथ ए, एट्थ बी, नाइन्थ ए बी डी, टेंथ बी डी और 11th 8। ये मेरे पास आंसर लिखे हुए हैं, तो आप लोग देख लो और बताओ। कुछ पूछना है किसी को? फोर्थ वाला। ओके, तो फोर्थ में बेटा पैरेलल रिएक्शन है ना। तो इसमें डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कितना पार्ट टू कन्वर्जन होगा? तो बेटा जो खत्म होगा, जितने स्पीड से एक्स खत्म होगा, वो तो केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ना। ऐसे अपन कहते नहीं थे, ए से बन रहा है बी और ए से बन रहा है सी, K1 और K2 रेट कांस्टेंट है। तो क्या होता था, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इक्वल टू K1 इंटू ए। पैरेलल में नहीं याद है आपको? K2 इंटू ए नहीं? अच्छा, तो करते थे अपन माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू K1 ए प्लस K2 ए। रिएक्टेंट पे डिपेंड करे ना कितने स्पीड से बी बन रहा है। तो आपको याद होगा कि बी के बनने का रेट डीबी बाई डी टी, पैरेलल रिएक्शन कैनेटिक्स में क्या होता था, कितने स्पीड से बी बन रहा है K1 ए, कितने स्पीड से सी बन रहा है K2 इंटू ए, कितने स्पीड से ए खत्म हो रहा है, वो बराबर होता था जितने स्पीड से बी बना प्लस जितने स्पीड से सी बना। तो ये K1 ए और ये भी K2 ए। तो बहुत सही चीज आ गई यहाँ पर। और इसको एक जगह पे ए माइनस एक्स रख देना, यहाँ पर ए माइनस एक्स रख देना, माइनस डी बाई डी टी ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू K1 इंटू ए माइनस एक्स प्लस K2 इंटू ए माइनस एक्स। उसको ओपन कर देना तो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। एक कांस्टेंट टर्म आएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है ना। फिर उसके बाद 8 वाला, 8 में बेटा एक रिएक्शन दे रखा है, सेकेंड ऑर्डर है, एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय एलिमेंट्री सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और एलिमेंट्री दोनों तरफ से। Equimolar when started with equimolar of A and B, it is found that the concentration of A is double of C at equilibrium. तो 8 में क्या है कि A प्लस बी gives you C प्लस डी। अब इक्विमोलर ए और ए मोल से स्टार्ट किया, ये हो गया ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ये एक्स और एक्स है ना। और कह रहा है इक्विलिब्रियम पर ए इज डबल ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम, ए इज डबल ऑफ सी, यानी ए माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, 2x के। ए इज डबल ऑफ सी, तो x कितना हो गया, a बाई 3। तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, a बाई 3 x इंटू
x डिवाइड बाई a माइनस a बाई 3 इंटू a माइनस a बाई 3, ये तो हो जाएगा 1/4, और ये बराबर हो जाएगा के एफ बाई के बी के, तो के एफ पता है, के बी निकाल लेंगे, ठीक है ना। 11th वाला, catalyst lowered the activation energy of reaction in such a manner that the rate constant at 27 degrees centigrade for uncatalyzed reaction equal to rate constant at minus 23 degrees centigrade for catalyzed reaction। तो देखो क्या है, एक तरफ लिख लेते हैं अनकैटलाइज्ड और एक तरफ लिख देते हैं कैटलाइज्ड। तो इसका जो अनकैटलाइज्ड का एल एन के होगा, तो एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए, है ना, विदाउट कैटलिस्ट बाई आर इंटू टी विदाउट कैटलिस्ट। ये विदाउट कैटलिस्ट है, अनकैटलाइज्ड। और कैटलाइज्ड वाले में एल एन के एल एन ए माइनस ई ए सी बाई आर टी सी विद कैटलिस्ट वाला। और कह रहा है कि दोनों का रेट कांस्टेंट सेम है ना, रेट कांस्टेंट सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों का। तो इससे ये मालूम पड़ रहा है ई ई डब्ल्यू बाई आर टी डब्ल्यू इक्वल टू ई ए सी बाई आर टी सी। अब बेटा ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट वाला अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू गिवन है 24, ये है 24, आर आर कैंसिल किया इधर से, डिवाइड बाई ये विदाउट कैटलिस्ट वाला टेम्परेचर कितना है 300, ई ए सी बाई 200, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया 816, ई ए सी कितना हो गया, ये हो गया 816, ठीक है। तो पूछ रहा है कितने किलो जूल से एनर्जी बैरियर रिड्यूस होगा। पहले कितना था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 24, अब हो गया 16, तो 8 से डिक्रीज हुआ, ठीक है। ये हुआ रेस नंबर 19। 20 में आते हैं। 20 में बेटा कुछ क्वेश्चन तो रेडिटिव आ गए, तो वो तो नहीं करना है अपन को। एक्चुअल में ये थोड़ा रेसेस पहले वाली ही है, जब अभी लास्ट ईयर से ही, इसी साल से हम लोगों ने रेडिक्टिविटी पढ़ाना बंद किया है, वो फिजिक्स वाले डिस्कस करेंगे, इसलिए आप वन को छोड़ दो। वैसे मैं आंसर करता हूँ सबके, फर्स्ट का बी है, सेकंड का ए है, थर्ड का बी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का ए, सिक्स का ए, फिफ्थ का ए, सिक्स का ए, सेवेंथ का सी, एट्थ का बी, नाइन्थ का सी, 10th का बी, और 11th का 9। तो इसमें पहला छोड़ दो, लास्ट छोड़ दो, एक्टिविटी रिलेटिव सैंपल का तो नहीं करना है अपन को। तो फिलहाल अभी जो डिस्कशन में हम लोग फर्स्ट और लास्ट को नहीं करेंगे, बाकी कुछ पूछना बताओ। सेकंड वाला, तो सेकंड देख लो भाई, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है ऑर्गेनिक कंपाउंड की ए की 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैज अ टाइम फॉर चेंज, कैटलिस्ट है, हैज अ टाइम फॉर चेंज, half change, okay, half change of 100 minutes, half life given 100 minutes when carried out in a buffer at pH 5। तो हाफ लाइफ है 100 मिनट जब बफर में pH 5 पे काम किया गया, और 10 मिनट है जब कैरिड किया गया pH 4 पर। वो टाइम हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो बेटा देखो ना, हाफ लाइफ अगर कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है ए के, तो ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में ही हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। तो यानी कि अगर मैं सेकंड क्वेश्चन देखूं तो फॉर ए ऑर्डर 1 होगा एज हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। तो हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही होता है।
ठीक है बच्चों। अब आगे कह रहा है कि जो हाफ लाइफ है वो 100 मिनट है, हाफ लाइफ 100 मिनट्स है। अगर pH 5 है, pH 5 का मतलब H प्लस कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻5 कैपिटल है। तो बेटा हाफ लाइफ 10 मिनट है, अगर H प्लस कंसंट्रेशन है 10⁻⁻4 कैपिटल है pH 4 पर। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है। मतलब एक्चुअल में इसने कहा था ऐसा कि हाँ ये रेट दे रखा था ना आपको, R=K इंटू ए की पावर ऑफ ए एच प्लस की पावर ऑफ बी। तो ए तो 1 आ गया यहां से, है ना, और एच प्लस की पावर बी की बात कर रहा है। तो इसको क्या करना होगा मुझे, मुझे ये पता है दो हाफ लाइफ और दो कंसंट्रेशन दे, तो मैं ऑर्डर निकाल सकता हूँ उसके रिस्पेक्ट में। तो बेटा अगर मुझे दे रखा है T12 अपॉन T12 है ना, इक्वल टू T12 A1/A2 की पावर ऑफ n-1 नहीं, और T12 है मेरा, मान इसको 2 मान लेते हैं, तो 100/10 इक्वल टू, उसको 2 माना है तो नीचे आएगा 10⁻⁻5 10⁻⁻4 की पावर ऑफ n-1, 10 इक्वल टू 10 की पावर ऑफ n-1। हम्म 100 दे रखा है, ये 10 दिया हुआ है। इसमें तो स्यूडो ऑर्डर से क्या है, कैटलिस्ट है क्या H प्लस? अच्छा H प्लस कैटलिस्ट है, एक रिएक्शन के दौरान इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी ना, ये तो कैटलिस्ट है H प्लस आयन, है ना, रिएक्टेंट में कोई ऐसा रिएक्टेंट नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में अपन निकाल रहे हैं। तो कैटलिस्ट है तब तो फिर अपन इस तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में उसकी कंसंट्रेशन तो बदलेगी नहीं। तो ये कैटलिस्ट है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, जो उसका सूडो ऑर्डर होगा ना, एक्चुअल में क्या है, R=K H प्लस की पावर B इंटू ए की पावर A। तो मैं लिख सकता हूँ R=K डैश इंटू ए की पावर ऑफ A, जहां पे K डैश हो गया K इंटू H प्लस की पावर ऑफ B। ठीक है ना। अब मेरे पास इसकी हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ कितना गिवन है, 100 मिनट्स, है ना, और उसके हिसाब से pH 5 है, तो 100 मिनट्स गिवन है हाफ लाइफ, तो K डैश मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 100 मिनट है तो हो जाएगा ln2/100 इक्वल टू K इंटू H प्लस कितना है उस वक्त 10⁻⁻5 की पावर B, और ये 10 होगा, नहीं कितना 10 मिनट्स, हाँ सही है, इक्वल टू K इंटू H प्लस कितना होगा 10⁻⁻4/B। इसको मैं रेशियो लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, देखो एक बार चेक करो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, भी नहीं आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा ln2/100 डिवाइड बाई ln2/10 इक्वल टू 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻4 की पावर B। ये कैंसिल हो गया, ये 10⁻⁻1 आया, इक्वल टू 10⁻⁻1 इंटू B। हाँ तो B इक्वल टू, क्योंकि कैटलिस्ट है ना, वो वाला केस तो तभी लगा सकते हो जब वो खुद रिएक्टेंट हो या कुछ पार्टिसिपेशन कर रहा हो। इसमें तो ऐसे ही करेंगे अपन सूडो ऑर्डर में। हाँ हम्म हाँ नहीं मतलब देखो होता क्या है ना, अगर तुमने एक्सपेरिमेंट बदल दिया है, तुमने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसी रिएक्शन में तो उसमें कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब रिएक्शन एक बार तुमने स्टार्ट कर दी तब तो उसकी कंसंट्रेशन नहीं बदलेगी। लेकिन अगर तुमने अलग अलग कंटेनर ले लिए हैं, है ना, रिएक्शन इसमें कर रहे हो, वही रिएक्शन इसमें करवा रहे हो, वही रिएक्शन इसमें करवा रहे हो, और कैटलिस्ट में चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे 10⁻³ कैपिटल MnHCl है, यहाँ 10⁻⁻5 कैपिटल MnHCl है, तो इसकी स्पीड तो बदल जाएगी ना रिएक्शन की, यहाँ पर तो बदल जाएगी रिएक्शन की स्पीड। एक कंटेनर में अगर तुमने स्टार्ट कर दिया एक्सपेरिमेंट तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस कंसंट्रेशन में। नहीं नहीं, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, सूडो ऑर्डर बोल लेते हैं,
स्यूडो ऑर्डर बोलते हैं ना, हायर ऑर्डर रिएक्शन कन्वर्ट्स इनटू लोअर ऑर्डर, कुछ 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 कांस्टेंट हो गया तो स्यूडो ऑर्डर बोल देंगे, जो तो नहीं बोलेंगे उसको, है तो वो ऑर्डर के मतलब वो तो डिपेंडेंट है कंसंट्रेशन पे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान नहीं बदल रहा है वो। आगे बताओ कुछ और इसमें, तो आसानी था बस। फिर आते हैं कौन सा, रेस नंबर कौन सी, 20 में, सेवन में क्या बता रहे हो आप, बी लिखा है ना मैंने, सेवेंथ का आंसर क्या लिखा, अच्छा सॉरी हाँ सेवेंथ में सी लिखा आंसर, वो मैं एट्थ का पढ़ा। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज्ड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ ठीक है भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो हाफ लाइफ घटेगी। डी, अगर डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ये बोल रहे हो, हाँ सिंगल करेक्ट है, अगेन बेस्ट पॉसिबल आंसर है ना। ये एक्चुअल में तुम्हारा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, उसके उसका क्वेश्चन है ये, और एट्थ वाला भी, इसमें काफी सारे क्वेश्चन उसी के हैं। तो लैंग्वेज थोड़ी सी एनसीईआरटी में वैसे ही है, बेस्ट पॉसिबल आंसर तो वही है, ऐसा डी बोल सकते हो, डिपेंडेंट होता, अगर मल्टीपल करता हो तो होता ही ऑब्वियसली, अगर मल्टीपल करेक्ट होता तो डी भी होता, बिल्कुल होता। सिक्स्थ वाला तो बेटा मैकेनिज्म देखो, आप स्लो स्टेप के हिसाब से रेट लॉ लिखोगे तो इंटरमीडिएट हटाओगे, तो इंटरमीडिएट हटाते वक्त देख लेना कि तुम्हारा ऑर्डर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा लिखा है ना। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, इन दोनों में फर्स्ट ऑर्डर है, तो पहले मैकेनिज्म को स्लो स्टेप के हिसाब से लिखा, तो पहले स्टेप से ही रेट लॉ लिखा, तो उससे आ जा रहा है, वन वन ऑर्डर आ जा रहा है। सेकंड से करोगे सेकंड मैकेनिज्म से, तो स्लो स्टेप के हिसाब से रेट लॉ लिखोगे, R इक्वल टू के इंटू NO2 इंटू ओ। अब ओ को हटाना है आपको, इक्विवेलेंस हटाओगे ऊपर वाले से, और जब हटाओगे तो हो सकता है ऑर्डर वन वन ना आ रहा हो, देखा करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ तो वो सेकंड वाला नहीं होगा, सेकंड वाला मैकेनिज्म गलत है, कुछ लिख देना कि ऑर्डर वन वन है रिस्पेक्ट में, बस इसलिए, ठीक है। फिर सीट, हाँ इसी का नाइन्थ, ओके, डीटी बाई डीटी, ये तो बेटा सीक्वेंशियल रिएक्शन अपन लोगों ने थोड़ा चला, ठीक है। तो इसमें क्या था कि तुम्हारा बी जो है ना, ए से बन रहा है बी और बी बना रहा है सी, ये क्या है K1 और K2, तो डी बाई डी टी बनने का रेट क्या हो गया, K1 इंटू, अभी खत्म भी हो रहा है, तो खत्म होने का रेट K2 इंटू बी, इसके लिए खत्म होने में ये रेटेंट हो गया है ना, तो अपन लिखते थे इस तरह से, और देख लेना पीछे जब अपन ने स्टडी स्टेट बताया था तो ऐसा उसका था, समझाया था। कुछ और किसी को इसमें, तो फिर अपन आते हैं सीट में है ना, तो सीट टर्मो 2 की सीट ना, हाँ भाई बताओ, ये एडवांस ही है केवल बचा हुआ, उसमें भी आखिरी क्वेश्चन है, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर जी एडवांस में, 10th वाला, 11th, कौन सा बोल रहे हो, 9th, 9, 10, 11 तीन बाकी हो गए, चलो अच्छा देख लेते हैं। ओके बेटा, 9th में ऐसा है कि इसने कहा है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। देखो इसमें क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बेटा होता क्या है कि हमें यह याद होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है। तो इसमें अगर तुम देखोगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सो डिक्रीजेस, विद इन पहला ऑप्शन टेम्परेचर बढ़ाने से के इक्विलिब्रियम घटेगा,
तो ये ठीक है, मतलब देखोगे पहला स्टेटमेंट देखोगे तो सब में सही बैठ जाएंगे मेरे ख्याल से, नहीं? और तुम जब सराउंडिंग का देखोगे तो सराउंडिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस क्यू सिस्टम बाई टी, है ना? और देखो ये मान लेते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज पॉजिटिव, दो में सिस्टम दे रखा है, दो में सराउंडिंग दे रखा है, ऐसा। ओके, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज पॉजिटिव, और ठीक है, वो क्या है, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम की एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं, डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होती है, और गैस के मोल बढ़ रहे हो और गैस के मोल घट रहे हो तो हमारा एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो जाती है। तो एंडो और एक्सो दोनों में ही ऐसे कुछ रिएक्शन होती है जो कि जिसमें एंट्रोपी बढ़ रही हो या घट रही हो। तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास एंडोथर्मिक है तो हमेशा एंट्रोपी चेंज सिस्टम की बढ़ेगी, डेल्टा एन जी गैस के मोल बढ़ेंगे, या एक्सो में उल्टा होगा, वाइस वर्सा, वो करना तो मुश्किल है। अभी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम मतलब रिएक्शन में गैस के मोल बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं उससे देखना है हमें। तो सब जगह पे, हर जगह पे हर तरह की रिएक्शन होती है। अब आता है सेकंड पार्ट, सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज। तो सराउंडिंग में क्या होता है कि आप ये देखोगे कि ये फॉर्मूला हमारे पास है, और बेटा ये देखो ये नेगेटिव है ना, तो ये तो अनफेवरेबल हुआ ना। अगर मान लेते हैं, अच्छा इसमें देख लेते हैं पहले पार्ट में, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंडो में डेल्टा एच पॉजिटिव, क्यू भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस सराउंडिंग ये नेगेटिव होगा, है ना? ये नेगेटिव वैल्यू है, ये अनफेवरेबल हुआ। फेवरेबल क्या होता है कि पॉजिटिव हो, तो ये अनफेवरेबल चेंज इन सराउंडिंग है, ये नेगेटिव है क्योंकि एंडो में नेगेटिव। और साथ में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है एंडो में, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो ये अनफेवरेबल चेंज इन सराउंडिंग क्या होगा, डिक्रीज करेगा एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो भाई देखो डेल्टा सराउंडिंग का जो फॉर्मूला है तुम्हें पता है, एंडो में क्यू पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होगा, ये भी समझ में आ रहा है। ये अनफेवरेबल चेंज हुआ क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू घटेगी, है ना, ये घटेगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो इसमें अगर मैं बी ऑप्शन देखता हूं तो बी में पूछा है एंडो के लिए, तो अनफेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस, अनफेवरेबल चेंज है तो वो डिक्रीज करेगा। और अगर सी ऑप्शन देखोगे तो फेवरेबल चेंज इन एंट्रोपी, अगर एक्सो है, डेल्टा एच नेगेटिव हुआ, क्यू नेगेटिव हुआ, क्यू नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव हो गया, क्यू पॉजिटिव का मतलब ये फेवरेबल चेंज हुआ, लेकिन वो डिक्रीज तो तब भी करेगा ना, टेम्परेचर घटाओगे तो डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, 10वां पूछा किसी ने, 10वें में 3 एनर्जी पूछ रहा है, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी। कुछ पूछना है मतलब कोई पर्टिकुलर उसमें पूछना है कि तीनों ही पूछना है, डेल्टा एस और डेल्टा जी, ये कुछ पर्टिकुलर एक आध पूछना है, कुछ तीनों बताना है, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी। एच और एस देखो, सब देख लो। देखो अगर तुम ग्राफ देखोगे रिएक्शन है ए गिव्स यू पी, ए गिव्स यू प्रोडक्ट, और बेटा रिएक्टेंट में कुछ ऐसा ग्राफ भी बने ना, ये 5 से कम है रिएक्टेंट ए, और प्रोडक्ट के ग्राफ देखोगे तो वो 5 से ज्यादा है, ऐसा कुछ है ना, 5 से ज्यादा है, इक्विलिब्रियम पे 5 से ज्यादा। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा कैसे आता है, पी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और बेटा ये 5 से ज्यादा है, ये 5 से कम है इक्विलिब्रियम पर, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। अगर के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम होता है ना, तो ये अगर 1 से बड़ा है तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, लेस देन 1, लेस देन 0, ठीक है ना, लेस देन 0, तो डेल्टा जी नॉट इससे आ जाएगा। अच्छा फिर तुमसे बोलना डेल्टा एच और डेल्टा एस दो एनर्जी और पूछ रहा है, तो डेल्टा एच कैसे सोचेंगे, देखो टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हो तुम ये जो अगर ग्राफ देखोगे तो प्रोडक्ट का ग्राफ देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट कुछ ऐसा लिखा है ना, मतलब नीचे से स्टार्ट किया इसने कुछ इस तरह से, और फिर ये नीचे की तरफ ला रहा है, ये T2 है, ये T1 है,
तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट घट रहा है, देखो ग्राफ में, और रिएक्टेंट बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट घटने का मतलब इसमें कितना गई, बैकवर्ड। तो ये किसके लिए होता है, एक्सो की एंडो के लिए। टेम्परेचर बढ़ाना अनफेवरेबल कंडीशन होगी किसके लिए, एक्सो के लिए, यानी कि ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक डेल्टा एच लेस देन 0 हुआ। भाई मैंने के इक्विलिब्रियम से आरडीआर ले लिया डेल्टा जी नॉट के बारे में, डेल्टा एच का हमने जानकारी ले ली, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है फॉरवर्ड जा रही है उसके हिसाब से। डाउट है किसी को? अब क्या बचता है हमारा, डेल्टा एस। डेल्टा एस कैसे देखेंगे कि इसमें गिवन है ln k at t1 ln k at t2 is greater than t2 by t1। तो बेटा इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ln k at t2, ऐसे ही ना कुछ, ln k at t1, t1 वाला बड़ा है, ln k at t2, ये t1 पर t2 greater than t2 by t1। ठीक है, डेल्टा एस देखना है, तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, t1 पे है ना, ध्यान रखेंगे, ये जगह t1 ln k है ना, ग्रेटर देन, क्या k1 k2 लिखा है, क्या लिखा है, ln k लिखा है, और t2 ln k। ठीक है, अब ये क्या है कि ये t1 क्या हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ माइनस डेल्टा जी नॉट d1 नॉट ग्रेटर देन माइनस ऑफ डेल्टा जी टी नॉट। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस आर टी ln k, तो ये क्या हो जाएगा t ln k। ठीक है ना, अब बेटा डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है ना, तो इसको लिख सकता हूं मैं माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट प्लस टी वन डेल्टा एस नॉट ग्रेटर देन माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट प्लस टी टू डेल्टा एस नॉट। ये कैंसिल हुआ, तो टी वन डेल्टा एस नॉट ग्रेटर देन टी टू डेल्टा एस नॉट, और टी टू बड़ा है टी वन से, टी टू अगर टी वन से बड़ा है इसका मतलब डेल्टा एस का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होता, डेल्टा एस पॉजिटिव होता, टी टू बड़ा है ना, तो बड़ा ही होता है ना, इसका मतलब डेल्टा एस नॉट शुड बी लेस देन 0, क्योंकि टी टू ग्रेटर देन टी वन है। जब नेगेटिव होगा डेल्टा एस नॉट तभी पॉसिबल होता है रिलेशनशिप। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ठीक था, कुछ तो क्वेश्चन अच्छे आए इसमें। 9 10th हुआ, फिर उसके बाद 11th वाला भी, surface of copper get tarnished by the formation of copper oxide. Nitrogen gas was passed to prevent the oxide formation during heating of copper at 1250 Kelvin. However, the N2 gas contains 1 mole% of water vapor as impurity. The water vapor oxidizes copper as per the reaction given below. जहां पे प्रेशर हाइड्रोजन का मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन नीडेड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन 1250 केल्विन। ओके, तो देखो बेटा एक रिएक्शन दे रखा है 2Cu प्लस, ये सॉलिड है, प्लस H2O गैस gives you Cu2O solid प्लस H2 गैस, है ना, ये रिएक्शन है आपके सामने, और दो डेल्टा जी नॉट बिल्कुल लास्ट में लिखे हुए हैं, तो मैं क्या इसका डेल्टा जी नॉट निकाल सकता हूँ रिएक्शन का, देखो 2Cu चाहिए तो फर्स्ट को वैसे वैसे ही छोड़ दिया, सेकेंड रिएक्शन में पलट दिया मैंने और दोनों को ऐड कर दिया, तो डेल्टा जी नॉट इसका कितना आ जाएगा, -78,000 प्लस 1,78,000, है ना, ये कितना हो जाएगा 1 लाख जूल, हाँ ऐसा, तो 100 किलो जूल। ठीक कर रहा हूं ना, इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट आ गया। और बेटा अगर मैं डेल्टा जी का रिएक्शन लिखता हूँ, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन
प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ H2O वेपर, ऐसे लिखा जाएगा ना इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें टेम्परेचर पता है मुझे, डेल्टा जी नॉट कितना पता चल गया 100, आर की वैल्यू 8.314, आर की वैल्यू कुछ मेंशन किया है क्या इसने, 8 लिखा है, 8 ये भी किलो जूल, टेम्परेचर 1250 LM। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, क्या प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हो, है ना, और वाटर वेपर का कितना प्रेशर है, 1 बार का 8% हुआ है, तो 1 बार प्रेशर टोटल है उसका 8% वाटर वेपर है, ठीक है ना। अब बस यहाँ पे हमें ये देखना है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। देखो क्या होगा कि कम से कम कितना प्रेशर है, मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन नीडेड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, तो डेल्टा जी जीरो हो जाए, जस्ट इक्विलिब्रियम आ जाए, कम से कम कितना प्रेशर लिया जाए कि ये वैल्यू जीरो हो जाए। अगर ज्यादा प्रेशर लोगे तब तो ठीक है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस तो हो जाएगा। तो मिनिमम प्रेशर फॉर विच नो फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड हैपेंस, क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो रखते, आप प्रेशर उसके ऊपर बढ़ा देंगे तब तो ये पॉजिटिव होगा डेल्टा जी, और वो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस तो हो जाएगा वैसे भी। प्रॉब्लम है किसी को, देख लो क्वेश्चन ठीक था, बस ये करना था। ये डेल्टा जी नॉट आ गया, आर बताइए, टी पता है, LM प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना, तो सॉलिड सॉलिड है बाकी सब तो। फिर आगे आयनिक थ्योरी पढ़ाना, तो पढ़ाई देते हैं, 16 वाला, 15 हो गया तुम्हारा, ओके। डेल्टा एस नॉट आ गया, डेल्टा एस नॉट आ गया, डेल्टा एस नॉट फॉर द गिवन रिएक्शन एट 1000 केल्विन, और फिर 16 देखो भाई, डेल्टा एच नॉट निकाल लिया, और 1000 केल्विन पर डेल्टा एस नॉट निकालना है आपको, हाँ वही करना पड़ेगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, देखो क्या है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, और डेल्टा जी नॉट होता है माइनस आर टी एल एन के इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, तो एल एन के यानी के क्या होगा, प्रेशर के टर्म में ना, प्रेशर ऑफ जेड अपॉन 1 बार, पी नॉट किया गिवन है ना, पी नॉट है ना 1 बार, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको धर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर इंटू 1/T, ऐसे आएगा ना, है ना। हाँ, अब इसमें क्या कह रहा है कि 1000 केल्विन पर डेल्टा एस नॉट निकालना है, नहीं तो 1000 केल्विन पर क्या मुझे ये मालूम पड़ सकता है, ग्राफ में ना, हाँ, तो टी को अगर मैं 1000 कर दूं तो वैल्यू कितनी होगी, 10, 10 की वैल्यू कितनी होगी, -3, हाँ तो ये -3 रख देंगे यहाँ पे, मतलब क्या है, 10⁴/T इक्वल टू 1000 बोल रहा है, नहीं नहीं एक मिनट, 10⁴/T को 1000 केल्विन पे ना 1000 रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10, तो ठीक है, एक्चुअल में 10⁴/1000 करा तो वैल्यू कितनी आ गई, 10, और 10 पे वो वैल्यू y कोऑर्डिनेट कितना है, -3, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, y कोऑर्डिनेट सॉरी -3, तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया, डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एस नॉट में निकाल लिया पहले बता रहे हो, ये तो 1/1000 हुआ, आर इधर हुआ, डेल्टा एस नॉट तुम्हें निकाला होता है उधर, ठीक है, उसको रख के फिर डेल्टा एस नॉट निकाल लेंगे। कुछ और किसी को, 13th में ग्राफ, 13 कौन सा क्वेश्चन है बेटा, प्रेशर ऑफ बी दे रखा है ना इसने, तो 1000 केल्विन पर एक रिएक्शन हुई,
टेम्परेचर 2000 केल्विन किया गया इक्विलिब्रियम रीच कराने के लिए। ए का प्रेशर 1 बार दे रखा है, गिवन बिलो द प्लॉट ऑफ टी वर्सेस टाइम, व्हाट इज द रेशियो। बेटा क्या होगा, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रही होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जा रही होगी। देखो टेम्परेचर बढ़ाया गया है ना, टेम्परेचर जब बढ़ाया गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ना, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और रिएक्शन फॉरवर्ड में होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई हो रही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, तो ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ बी है, पहले कांस्टेंट था फिर बढ़ा होगा फिर कांस्टेंट हो गया इक्विलिब्रियम पे। नहीं, हाँ भाई देखो क्या होता है ना, जब तुम्हारे पास कोई भी रिएक्शन जाती है ना तो होता क्या है कि अच्छा मतलब क्या ऊपर जाके फिर नीचे क्यों आया, ऐसा। तो क्या है ना, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ऐसा तो होगा नहीं कि तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम है वो बिल्कुल नाप तोड़ के ई जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो सकता है ऐसा हुआ हो कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है जब ए बी में कन्वर्ट हो रहा हो, जितना कन्वर्जन होना चाहिए नए इक्विलिब्रियम के लिए उससे ज्यादा हो गया होगा, तो ज्यादा हुआ होगा फिर वो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीच करेगा। तो बस ये क्योंकि वो एक नाप तो थोड़ी ना आगे बढ़ेगा कि इतना हुआ फिर इक्विलिब्रियम आ गया तब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक मतलब एक स्पीड सेक्शन हुई आगे, तो ऐसे 1 बार रखा ही है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलती गई चलती गई। हाँ फिर वापस इलेवन का टेन करेगा ही करेगा ना फैमिली। आयनिक में आते हैं, सीट में है ना, तो उसमें 5-6 क्वेश्चन दिए थे आयनिक एक्सरसाइज। बताओ भाई, S1 में 1 to 3 दिया था, बताओ कुछ पूछना है। O1 में 9 तक दिया था, 9 पूछना है, 11 तक दिया था, 9th वाला पूछना है। ओके, 9th वाला। बेटा अमोनिया जो है वो स्लाइट एक्सटेंट तक आयनाइज होता है, एट सर्टेन टेम्परेचर सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है। सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल खुद ही आयनाइज हो, एक ही मॉलिक्यूल आयनाइज हो और वो H प्लस दे दूसरा H प्लस ले लेता है, तो NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस, ये लिक्विड अमोनिया है। अच्छा H2O का नहीं था, H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड, एक ने H प्लस दिया तो दूसरे ने H प्लस लिया, याद है कि नहीं याद है। H3O प्लस प्लस OH आयन था, उसको मैंने 3 नाम बोले थे, ऑटोपोटोलिसिस कांस्टेंट, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट या आयनिक प्रोडक्ट। तो ऐसे ये भी है सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट इसका, ये वैल्यू कितनी गिवन है 10⁻30। तो ये लिखा जाएगा अमोनियम आयन कंसेंट्रेशन इंटू NH2 माइनस, जैसे H प्लस इंटू OH आयन लिखा था हम लोगों ने। अब क्या है, प्योर लिक्विड है नीचे, तो नीचे तो नहीं लेंगे नीचे वालों को, तो यहाँ पे क्या होता है दोनों सेम है, तो NH4 प्लस की कंसेंट्रेशन निकालनी है ना आपको, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻15 कैपिटल एन। फिर उसके बाद क्या कह रहा है 100 ml में कितने आयंस होंगे, तो 1 लीटर में, 1 लीटर में 10⁻⁻15 मोल्स, तो 100 ml में 10⁻⁻16 मोल्स। अब इसके नंबर निकालने हैं आपको, 10⁻16 इंटू Na, है ना, जैसे आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 6 10⁻7 आ जाएगा मेरे ख्याल सी ऑप्शन। हाँ बट वो तो लिक्विड है ना, लिक्विड अमोनिया लिखा हुआ है उसने, है ना। कुछ और किसी को और भी है क्या कुछ, 6th वाला। बेटा कौन सा लेविस एसिड बेस है और प्रोडक्ट भी लेविस बेस हो, तो क्या है ना, तुम्हें इनमें सारे ABC तीनों में एक लेविस एसिड एक लेविस बेस है, जिसके पास लोन पर कमी है वो लेविस एसिड है, जिसके पास लोन पर ज्यादा वो लेविस बेस है। BF3 जो होता है वो लेविस एसिड है और अमोनिया लेविस बेस है। ऐसे SiCl4 में empty d ऑर्बिटल है, तो वो हो गया आपका लेविस एसिड, और Cl माइनस लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो लेविस बेस, ये सब नाम में बढ़ा दिया गया होगा। ऐसे बेटा थर्ड वाला कटायन और एनायन है, कटायन वाला एसिड और एनायन वाला बेस, लेकिन जब प्रोडक्ट बने तो वो भी एक लेविस बेस हो। वैसे मान लो मैं थर्ड ऑप्शन देखता हूं तो CH3O C2H5 बनेगा, इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी लेविस बेस की तरह एक्ट कर सकता है ना, इसलिए ये लेविस बेस है, प्रोडक्ट भी लेविस बेस है, उसने ये कहा था, है ना।
SiCl6 बनता है ना, SiCl6 2 माइनस, SiCl6 2 माइनस होता क्या ना, तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, SiCl4 है, इसमें सारे तो ये भरे हुए हैं, बॉन्ड बने हुए हैं, Cl माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। नहीं तो सेंट्रल एटम ही देता है ना, साउंडिंग एटम हम रहते हैं, लोन पे डोनेट करते हैं, सेंट्रल एटम ही करता है लुईस बेस। सेवेंथ वाला भी, ionic product of water will increase if temperature is increased। KW के बारे में बोल रहा है ये, तो क्या है? हाँ, क्वेश्चन में ऑप्शन बी वाला पूछना है ऐसा, H प्लस एडेड ऐसा। बेटा H प्लस ऐड करने से कोई थोड़ा फर्क पड़ेगा, KW तो फिक्स होता है ना भाई, तुम लिखो KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH आयन, तो ये जो है ना आयंस, ये इस पर डिपेंडेंट होते हैं, ये थोड़ी ना इस पर डिपेंड होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन में डिपेंडेंट थोड़ी ना होता है। ठीक है, 7th 11th pH निकालना है 1/200 मोल पर मीटर क्यूब H2SO4 का। देखो ना इसमें क्या है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये क्या देगा, 2H प्लस और सल्फेट आयन। अब ये 1/200 मोलैरिटी है इसकी, तो क्या मैं H प्लस आयन निकाल सकता हूँ? एक से बनता है 2, तो कितना हो जाएगा, 1/100 मोलैरिटी इसकी, ये मोल पर मीटर क्यूब दिया हुआ है सॉरी, तो ये हो जाएगा मोल पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में मुझे तो चाहिए मोल पर लीटर में पीएच निकालने के लिए, तो 1000 एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर नहीं, तो 1/100 इंटू 1/1000 मोल पर लीटर, ये होगा 10⁻⁻5 मोलैरिटी, ये हो गया H प्लस आयन की, तो पीएच कितना हो गया 5, तो पीएच कितना हो गया 9, है ना, पीएच 5 होगा। पीएच प्लस पीएच कितना होता है 14, पता है कि नहीं पता है? तो पीएच प्लस पीएच कितना होता है 14, तो पीएच 5 निकाला, तो पीएच निकाल लेंगे 9। ठीक है, अब करें, तो टाइम लग गया यार, दो क्लास में ऐसे ही हो रहा है नहीं, डिस्कशन नंबर हो रहा है, होमवर्क करा जाता है नहीं, बट इसमें हमें थ्योरी नहीं बढ़ाना, थ्योरी नहीं बढ़ रही यार, थ्योरी बढ़ाना पड़ेगा आगे, हम मेडिसिनल अपन देखेंगे। चलो रेस 22 तक हो गया अपना, और सीट थर्मो की कंप्लीट हुई, थर्मो तक ही आएगा, थर्मो कंप्लीट करके आने से। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच निकालना सीख रहे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच का कैलकुलेशन याद है ना आप सभी को? तो बच्चों मैं एक बार याद दिला देता हूँ क्या क्या था। हम लोगों ने तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था कि भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो 100% आयंस में आता है, उसको सिंगल एरो से ब्रेक करो, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको डबल एरो से ब्रेक करना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक में भी वीक एसिड वीक बेस आते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल लिखाए थे मैंने कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और हमने ये कहा था कि हमारे पास एम्फीपॉटिक आयन क्या होता है, जो एच प्लस दे भी और ले भी, और अर्हीनियस एसिड बेस पेयर जो एच प्लस आयन देता है वो एसिड, जो OH आयन देता है वो बेस, और फिर डॉनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, जो एच प्लस आयन डोनर है वो एसिड और एच प्लस आयन एक्सेप्टर बेस, और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट हमने समझा था। फिर हमने देखा कि
जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है के डब्ल्यू होता है एच प्लस इंटू ओएच आयन, और के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻14, है ना, किस टेम्परेचर पे, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के डब्ल्यू बढ़ेगा, के डब्ल्यू बढ़ेगा, स्केल जो है वो छोटा हो जाएगा, और पीएच न्यूट्रल पॉइंट की घटेगी, पीएच न्यूट्रल पॉइंट की वो भी घटेगी, पीएच और पीएच न्यूट्रल पॉइंट पे दोनों घटती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा उसको सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट और ऑटोफोटोलिसिस कांस्टेंट भी बोलते हैं के डब्ल्यू को, वो सब ने देखा। आयनाइजेशन कांस्टेंट के आई की वैल्यू होती है 1.8 माइनस 16 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फा ऑफ वाटर होता है 1.8 माइनस 9 फॉर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और फिर हमने स्केल देखा, पीएच 7 से कम तो एसिड, 7 के ऊपर तो बेस, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच निकालनी सीखी थी। हमने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड आया तो सिंगल एरो से उसको ब्रेक करो, उससे H प्लस आयन आ गया, एक बार H प्लस आयन आ गया मैं पीएच निकाल सकता हूं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जब कंसंट्रेशन लो हुआ करती थी 10⁻⁻7 कैपिटल एम HCl है, तो जब हम उससे पीएच सीधे निकालने जाएंगे तो पीएच कितना आता है 7, पीएच कितना जा रहा था 7, पीएच 7 तो बोल नहीं सकते, है ना। तो पीएच 7 में क्या दिक्कत आने लगती थी कि भाई हमारे पास वो सॉल्यूशन है एसिड का और तुम्हारा पीएच आ रहा है न्यूट्रल, या मैंने कहा 10⁻⁸ कैपिटल में सीएल है तो पीएच कितना आ जाएगा 8, अब 8 भी नहीं बोल सकते क्योंकि तो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा फिर तो हमें क्या करना होता है, वाटर से आने वाला H प्लस भी मुझे वहां कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था, अगर तुमने देखा होगा तो HCl को सिंगल एरो से ब्रेक किया H प्लस प्लस Cl माइनस, और वाटर को डबल एरो से ब्रेक किया H प्लस प्लस OH आयन। जो HCl की कंसंट्रेशन थी वही H प्लस लिख दिया मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड से, और वाटर से आने वाला X और X लिखा। कंटेनर में टोटल H प्लस कितने हो गए थे 10⁻⁷ प्लस X, तो मुझे X निकालना है तो मैंने KW को यूज किया, H प्लस इंटू OH आयन 10⁻14 के बराबर रखा, यानी क्वाड्रेटिक बन गई, उसको सॉल्व करके मैंने X निकाला, पानी से आने वाला H प्लस निकाला कितना आ रहा है, तो वो वैल्यू आती थी उस केस में आ रही थी मेरे ख्याल से 0.62 10⁻7। टोटल H प्लस निकाल के जोड़ दिए दोनों को मिला के, टोटल H प्लस आयन आ गया और फिर प्लस निकाल दिया था, याद है कि नहीं याद है। अब हम लोग आगे केस करते हैं 10⁻⁸ कैपिटल एम एस का पीएच निकालते हैं, 10⁻⁸ कैपिटल एम का HCl का पीएच कैलकुलेट करना है। करो आप देखो, 10⁻⁸ कैपिटल एम HCl का पीएच की कैलकुलेशन, ऐसे -7 रख किया था ना, वैसे करो।
पूछ लिया कितना आ रहा है 6 पॉइंट, तो पीछे तो आंसर लिखा ही हुआ है। ओके तो देखो क्या करना था इसमें, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो उसको सिंगल एरो से ब्रेक किया अपन ने, है ना, जो करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग है इसलिए सिंगल एरो, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए डबल एरो से ब्रेक किया, ठीक है। और बच्चों क्या किया कि जो इसकी कंसंट्रेशन है वही यहाँ पर लिख दी क्योंकि सिंगल एरो है। यहाँ पे कुछ पूरा पार्ट खत्म नहीं होगा, इससे आने वाला H प्लस एक्स मान लिया, OH भी एक्स मान लिया। कंटेनर में टोटल H प्लस इतना हुआ। अब जो KW है इसका वो थोड़ी ना बदलेगा, वो तो इतना का उतना ही रहेगा। तो बेटा क्या करते हैं कि 10 की पावर -14 इक्वल टू एक्स प्लस 10 की पावर -8 इंटू एक्स, ऐसे करेंगे ना। अब ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 10 की पावर -8x माइनस 10 की पावर -14 इक्वल टू 0। इससे x निकाल लें और हम pH निकाल लें, क्योंकि अगर मैंने इसको नहीं लिया ना तो pH मेरा 8 आ जाएगा जो कि बेसिक सॉल्यूशन दिखाएगा, जो गड़बड़ है। तो अब मैं इसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करता हूं, तो x इक्वल टू -b प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर 10 की पावर -16 -4ac, तो प्लस 4 10 की पावर -14 डिवाइड बाई कितना 2। अब इसमें क्या करते हैं, -8 है ना, तो -16 ही बाहर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास x की वैल्यू -10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -8, रूट के अंदर कितना हो गया 1 प्लस 400 डिवाइड बाई 2। तो बेटा ये 401 हुआ। अगर 400 भी मान लें तो 20 -1 19 डिवाइड बाई 2, तो 9.5 इंटू 10 की पावर -8 अप्रोक्स वैल्यू। तो बेटा मेरे पास अगर x आ गया तो मेरे पास H प्लस टोटल कितने हो गए, x प्लस 10 की पावर -8, तो ये कितना हो जाएगा 9.5, 10.5 इंटू 10 की पावर -8। तो ये जब लिखेंगे तो इसका माइनस लॉग लेंगे, तो माइनस लॉग लोगे तो पता है ना, माइनस लॉग 10.5 इंटू 10 की पावर -8 किया तो ये 8 बाहर आ जाएगा, 8 माइनस लॉग 10.5, सही कर रहा हूं। लॉग 10 तो कितना आता है 1, तो 7 आ जाएगा। अब 7 बोल दो तो क्या होगा न्यूट्रल, तो 7 से कम होना चाहिए ना एसिड है तो। अगर मैं 11 कर दूं इसको, 10 की लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और लॉग 11 निकालना मुश्किल है, तो लॉग 12 सोच लेते कितना होगा, लॉग 12 भी कितना हो जाएगा, लॉग 3 इंटू लॉग 4 ना, लॉग 3 प्लस 2 लॉग 2, तो लॉग 3 होगा 0.47 प्लस 0.6, तो यानी कि 1.77। तो ये 1.77 है, ये 1 है, तो उसके पहले कुछ 1.4 आ रहा होगा, कुछ ना कुछ ये 1.3 होगा। गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, ज्यादा हो गया तो कितना, ठीक है। देखो लॉग 1 लॉग 10 हो गया, लॉग 12 हो गया 0.6 और 0.477 सर लॉग 12 1.077। की वैल्यू सर 1.07 आ रही थी। हाँ 1 सेकंड, नहीं तुम बोलो कुछ नहीं, वो बोलेगा तो फिर तुम वहां तुम नहीं जाओगे, हैं तुम तो आंसर बता रहे थे, अचानक बोला इसलिए। ओके 1.077, तो देखो ये बहुत ही पास की वैल्यू है ना, तो 1.1 से भी कम आएंगे, कुछ और कम होगा 1.0 मान लेते हैं 4 कुछ वैल्यू है। तो ये भी जो वैल्यू है ना इसके भी कम है, 10.5 इससे भी पास में होगा, तो 1.0 to 1.03 कुछ होगा, कुछ कुछ वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटली देखें तो 6.95 9697 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये 6.96 के आसपास, 95 भी बोल दो 97 भी बोल दो, हमें एग्जैक्टली नहीं पता क्या है, ठीक है ना, हम भी अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं 6.97 6.95 या 96 जो भी है, 7 से कम होनी चाहिए, बस ये याद रखना है कि pH 7 से कम होगा क्योंकि एसिड है हमारा, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे करना है, और तो लिखो उसको, है ना, लिखिए सबने यहाँ तक का। अच्छा तो -9 आ जाए तो
वो और भी मुश्किल होगा सॉल्व करना, लेकिन वो भी 7 से कम ही होगी। तो हमें 6.98 लिख दिया, 99 लिख दिया, अप्रोक्सीमेटली 7 से कम होनी चाहिए। तो होता क्या है कि वैसे क्वेश्चन आता है, अच्छा पहले बताया तो लिखे सभी डॉक्टर में इसको। तो देखो क्या है ना, जैसे कि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो दो चीजें देखनी है तुम्हें। अगर क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग एसिड का और पीएच निकालना है, तो इसमें सबसे पहले देखो कंसंट्रेशन क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एट मॉडरेट कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन मॉडरेट है, मॉडरेट का मतलब 10 की पावर -1 कैपिटल एम से 10 की पावर -6 कैपिटल एम है, तो सॉल्व डायरेक्टली, तो सीधे सॉल्व कर लेना चाहिए हमें। मतलब -1 कैपिटल एम में सीधे एरो बनाया, H प्लस निकाला, प्लस निकाल दी, वाटर से कुछ मत देखो, ठीक। लेकिन अगर लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा हूं, केवल स्ट्रॉन्ग एसिड में ही लागू है, कहीं पर नहीं। अगर लो कंसंट्रेशन है, यानी कंसंट्रेशन H प्लस से कितनी आ जाए, 10 की पावर -7 कैपिटल एम या उससे छोटी आ रही हो, तो H प्लस फ्रॉम वाटर should also be considered. H plus from water should also be considered. पानी से आने वाला H प्लस भी देखना पड़ेगा तुम्हें। तो तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन में जब आए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो देख लो कंसंट्रेशन क्या है, मॉडरेट है, सीधे सॉल्व करो। अगर लो कंसंट्रेशन है तो पानी से आने वाला H प्लस भी लेना पड़ेगा। लेकिन हमें इसमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सॉल्व नहीं करना है, बस दो चीजें याद रखनी है, -7 कैपिटल एम आ जाए तो पीएच कितना, 6.79। ऐसे मान लो अगर तुम्हारे पास HCl आ जाता है 10 की पावर -7 कैपिटल एम, तो पीएच कितना लिख देंगे इसमें, 6.79। याद रखना है इसको, सॉल्व मत करना, याद रखो। और अगर HCl की कंसंट्रेशन कुछ भी आ जाए, -8 कैपिटल एम, -10 कैपिटल एम, -12 कैपिटल एम, तो अप्रोक्सीमेटली 7 से कम लिखो बस। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने की कौन सा एग्जैक्ट निकाल दिया है, यहां हमने अप्रोक्सीमेट किया, यहाँ अप्रोक्सीमेशन लगाया, फिर हमने यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेशन लगाया, तो मुझे एग्जाम से भी मुझे पता थोड़ा एग्जैक्टली है, तो बस 7 से कम है तो श्योर है ना। तो ये क्या करना है आपको, 6.96 6.99 के बीच कुछ भी आंसर होगा उसका, 7 से कम ही होगा, बस ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है। बहुत सिंपल है, याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाइफरकेशन करके याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा तो मुझे कंसंट्रेशन मॉडरेट है तो ये करेंगे, लो है तो पानी से आने वाला एक्सप्रेस देखना चाहिए, लेकिन हमें सॉल्व नहीं करना है, 7 से थोड़ी कम रखनी है, उतना ध्यान रखना है। -7 का याद रख लो, 6.79, और बाकी लो कुछ भी आए इतने के आसपास लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस आता है और स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेटा ऐसे मान लेते हैं NaOH आ गया, तो अगर उसकी कंसंट्रेशन गिवन है, मान लेते हैं, मैं कुछ यहाँ पे वही बिकर ना समझा देता हूँ, 10 की पावर -1 कैपिटल है NaOH है, फिर -3 -6 कैपिटल एम, -7 कैपिटल एम और -9 कैपिटल एम NaOH। तो पीएच कैसे निकालेंगे उसकी, पहला वाला -1 कैपिटल एम, ध्यान देना बेस में है, सबसे पहले क्या निकलेगा, OH आयन, पहले OH आयन निकलना, सिंगल एरो से ब्रेक करना है इसको, NaOH को, तो ऐसे करेंगे, NaOH प्लस लिखेंगे, सिंगल एरो से ब्रेक करेंगे, Na प्लस एक्वस प्लस OH आयन एक्वस, जो कंसंट्रेशन है मॉडरेट है तो सीधे सॉल्व करो, 10 की पावर -3 है तो 10 की पावर -3 कैपिटल एम आ गया, पीएच कितना आ गया 3, तो पीएच कितना आ गया 11, पहले पीएच आएगा, ध्यान रखना, OH आयन निकलेगा, माइनस लॉग लेके पीएच निकालोगे, फिर पीएच प्लस पीएच कितना होता है 14, तो फिर पीएच बाद में निकलेगा, प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है ना। ऐसे मान लो 10 की पावर -3 कैपिटल के बारे में बोला, तो बेटा क्या है, सबसे पहले तो मैं पीएच देख लूं, तो बताओ इनका पीएच कितना कितना होगा सबका, पहले वाला कितना है 1, इसका
3, इसका 6, इसका 7 से कम होगा तो 6.79, उसमें वाटर से आने वाले चैनल कंसिडर करना पड़ेगा। और यहां पर 6.95 या 96 लेते हो कि पीएच हुआ। पीएच क्या होगा? 14 से माइनस करके 13, 11, 8, 7.21 और 7.04, 7 से थोड़ा ऊपर ही होगा, है ना, 7 से ऊपर होगा पीएच। पीएच आपका 7 से घटेगा, 7 के ऊपर ही बेसिक होता है ना, बेस 7 के ऊपर ही ना। इसको लग करो लेफ्ट हैंड साइड ना। बेटा इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे मान लो हमारे पास कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 की पावर -8 कैपिटल एम HNO3 आ गया मान लो। तो इसमें ऑप्शंस हैं, पहला है 8, दूसरा है 6, तीसरा है 6.97 और चौथा मान लेते हैं 3.4 दे दिया। तो पता होना चाहिए क्या वैल्यू है। एक तो 8 भी होगा सीधे अगर निकाले कोई, है ना, और ये मतलब ये भी देगा 6, 14 से माइनस करके, ताकि कोई का दिमाग लगा ले कि भाई 7 से माइनस 14 से माइनस करना है, 6 से कम होना चाहिए। तो फिर ये वैसे तो अपन का आंसर क्या होगा 6.97, है ना, लो कंसंट्रेशन है, पानी से आने वाला एक्सप्रेस देखना पड़ेगा, सीधे करोगे तो आंसर 8 आएगा, ठीक है ना। अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में ऑप्शन इसके बजाय ये ऑप्शन होते हैं 8, 6, 7 और 3.4, तो 7 टिक करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, कई बार इतना डायल्यूटेड होता है HNO3 कि हम बोल लेते हैं पानी की तरह ही बिहेव कर रहा है। भाई एक ड्रम में पानी भरा है, 2-4 ड्रॉप तुमने HNO3 को मिला दिए और कह रहे बन गया एसिड, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है ना। तो कई बार तुम्हें बेस्ट पॉसिबल आंसर 7 भी टिक करना पड़ सकता है। अगर मान लो दोनों होते हैं 6.97 और 7, तो फिर 6.97 ज्यादा बेटर आंसर है। अगर मल्टीपल करेक्ट है तो फिर दोनों ही होगा। वैसे अपन देंगे नहीं, कंफ्यूजन कभी नहीं करते, लेकिन ये ध्यान रखना अगर तुम्हारे पास आंसर में कुछ और नहीं 7 भी है तो भी मतलब मान लेते हो उसमें, क्योंकि लो कंसंट्रेशन है, पानी बहुत है, थोड़ा बहुत एसिड मिला हुआ है, तो अपन उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज को। दोनों आंसर में देख लो ऑप्शन क्या होंगे। देखा सबने यहां तक का? ये पूछ रहा तो मैं लिख रहे हो अभी? तो बहुत पीछे वाला था, वैसे कितना था इसमें -6 ना, -7 और चौथा लास्ट वाला -9 था NOH। जल्दी करो। देखिए आप सबने यहां तक का बेस है, तो पहले पीएच आएगा, पीएच से फिर पीएच निकालोगे 14 से माइनस, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। एसिड है तो सीधे H+ आएगा, H+ आएगा तो पीएच निकाल सकते हैं।
लो कंसंट्रेशन आए तो वाटर से आने वाला H प्लस है वो हम देखना चाहिए, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट आंसर भी लिख सकते हैं वहां पे, है ना। ठीक है, अब सर अब करूँ उसको राइट हैंड साइड। ओके, अब हेडिंग डालना फॉर वीक एसिड, पीएच कैलकुलेशन फॉर वीक एसिड। हेडिंग है pH calculation for weak acid. pH calculation for weak acids. Heading है pH calculation for weak acid. pH calculation for weak acid. रख कर रहा हूं मैं इसको, है ना। देखना सब लोग जाए यहाँ पर, वीक एसिड का क्वेश्चन आएगा ना, जैसे मान लो कोई वीक एसिड है तो उसमें डेटा क्या गिवन होंगे, एक तो उसकी कंसंट्रेशन गिवन होगी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह, और साथ में क्योंकि वीक है तो क्या 100% आंसर टूटेगा क्या, नहीं, डबल एरो लगाएंगे बीच में, और जहां डबल एरो होगा वहां एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा, तो साथ में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा, क्योंकि ये एसिड है इसलिए हम इसको लिखते हैं के ए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। ऐसे वीक बेस हुआ तो वहां लिखा मिलेगा के और बेस में बी, के बी। ये दो चीजें गिवन होती हैं। तो मैंने आपको पहली क्लास में इक्विलिब्रियम में ये समझाया था कि एक स्ट्रॉन्ग एक वीक एसिड भी है, तो मैंने कहा था कि लाखों एसिड है, कहां हम जज कर पाएंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो डेटा से हम पहचानते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में केवल कंसंट्रेशन गिवन है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं, और कंसंट्रेशन के अलावा अगर के गिवन है तो हम वीक मानते हैं। बिना के ये सॉल्व नहीं होगा, इसका पूछ नहीं निकाल पाएगा, के तो गिवन ही होगा 100%, तो यानी के गिवन है यानी वो वीक है, तो हमको डबल एरो से सॉल्व करना पड़ेगा। तो करना क्या है हमें, सबसे पहले एच एक्वस है, उसको मैं डबल एरो से H प्लस आयन और आयंस में ब्रेक करूंगा A माइनस में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है के, हमारा ए में पीएच निकालना, H प्लस निकालना, इसकी कंसंट्रेशन सी थी, तो ये पूरा तरह से मैं सी थोड़ा बना सकता हूँ, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इसमें, C1 माइनस अल्फा, यहां से कितना बनेगा सी अल्फा और सी अल्फा, सी अल्फा और सी अल्फा। ठीक, हमारा एम क्या है, पीएच निकालना, पूछ क्या चाहिए H प्लस, H प्लस कितना है सी अल्फा, सी तो पता है लेकिन अल्फा नहीं पता, अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, के की मदद से, तो के इक्वल टू H प्लस इंटू ए माइनस डिवाइड बाई एच ए, यानी कि सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई सी टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा, एक सी कैंसिल होगा ऊपर नीचे, तो के हो जाएगा हमारे पास सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। के पता है, सी पता है, अल्फा निकालना है हमें, क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फा निकाल सकते हैं, लेकिन देखो जब तक हो सके हम कोशिश करते हैं क्वाड्रेटिक से बचने की, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक से बचने की। पूरे आयनिक में हर एक क्वेश्चन में लगभग तुम्हें क्वाड्रेटिक दिख जाएगी, है ना, तो क्वाड्रेटिक से बचने की कोशिश करते हैं। तो क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में हम ये पढ़ाते हैं कि अगर किसी रिएक्शन का के बहुत छोटा है, ये वैल्यू बहुत कम है मान लो, तो रिएक्शन आगे बहुत कम बढ़ेगी, बहुत कम पार्ट रिएक्टेंट का कन्वर्ट होता है। तो एक रूल लिखाते हैं हम लोग कि अगर किसी रिएक्शन का के ए बाई सी, के ए बाई सी वो 10 की पावर -3 से छोटा हो, तो हम जो अल्फा है उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं 1 के रिस्पेक्ट, मतलब बहुत कम पार्ट आगे बढ़ रहा है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में हम कहते थे कि भाई अल्फा बहुत कम होगा 1 से, तो 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो अगर मैंने इसको हटा दिया अल्फा को तो मेरे पास अल्फा सीधे निकल आएगा, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के ए बाई सी, सीधे हम कर लेंगे, और अल्फा एक बार आ गया तो H प्लस निकाल सकता हूँ, H प्लस का फॉर्मूला क्या है, सी अल्फा, ठीक है, तो सी इंटू रूट ऑफ के ए बाई सी, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, रूट ऑफ के ए इंटू सी, के पता है सी पता है, मल्टीप्लाई किया रूट लिया तो H प्लस आ जाएगा, और H प्लस आ गया तो पीएच आ जाएगा। ठीक, पीएच अगर मुझे निकालना है इसी का लिए मैं करता हूँ, मैं माइनस लॉग लेगा दोनों साइड में, तो माइनस लॉग H प्लस आयन इक्वल टू माइनस लॉग
के ए इंटू सी की पावर ऑफ हाफ, तो ये हाफ बाहर आ जाएगा। ये तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड पी एच, ये हाफ बाहर आया, क्या हुआ माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी। ठीक है, अब बेटा क्या होता है ना, माइनस लॉग के को हम लिखते हैं पी के, माइनस लॉग का मतलब पी, ये आता है पी एच इक्वल टू हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग सी, ये फॉर्मूला, ये भी हमें याद रखना है, पी एच इक्वल टू हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग सी। लेकिन ये ध्यान रखना कि तीन फॉर्मूले तुम्हें जल्दी आंसर देंगे, अल्फा निकालना है, एच प्लस निकालना है और पी एच निकालना है, लेकिन कब एप्लीकेबल होगा, के ए बाई सी किससे कम हो, 10 की पावर -3 से छोटा हो। अगर के ए बाई सी 10 की पावर -3 से बड़ा आ जाए, क्या करना पड़ेगा, सॉल्व क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, फाइंड अल्फा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फा निकाल लेना, इसको सॉल्व करना, अल्फा निकालना, अल्फा निकालने के बाद एच प्लस क्या हो जाएगा, सी अल्फा, सी अल्फा एच प्लस आ गया तो पी आ जाएगा। ठीक है, देख लो। तो उसमें बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे, आपको थोड़ा बस पहचानना है और सही जगह पे सही तरीके से अप्रोच करना है। तो ये थोड़ा सा अपन बाबत दोहराते रहेंगे, इसमें ये करना है, इसमें इस तरह से करना, जैसे इसी बताऊं ना वीक एसिड में अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 3-4 तरीके बता देंगे, इसमें ऐसे कर लेना, इसमें ऐसे कर लेना है ना, क्वाड्रेटिक से बचने के लिए हमेशा। तो थोड़ा वो हेल्पफुल रहता है, लेकिन याद रखना बहुत पड़ता है हमें बस कि ये इसमें काफी सारे हैं केसेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आए तो केवल एक चीज गिवन होगी, कंसंट्रेशन। देख लो मॉडरेट है तो सीधे सॉल्व करो, लो है तो वाटर से आने वाला H प्लस या OH कायदे से लेना चाहिए, लेकिन नहीं करना है तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज याद रख लेंगे, 6.79 और 6.959697 अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं। वीक आए तो दो चीजें गिवन होंगी, एक कंसंट्रेशन और के। अगर के बाई सी -3 से छोटा है तो ये शॉर्टकट फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे हमें, और इसको लगा के हम सीधे अल्फा निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन H प्लस रूट के इंटू सी, पीएच का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सीधे हम कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन अगर के बाई सी -3 से बड़ा आ जाए तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आंसर निकालना चाहिए। ठीक है, ये तरीका होता है। लिखा सबने यहां तक का? तो बच्चों इसमें क्वेश्चन करने से पहले एक लॉ और पढ़ लेते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखना बच्चों, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है कि अल्फा का फॉर्मूला वी के कितना है, रूट ऑफ के बाई सी। तो अगर मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, अगर मैं उसमें पानी मिलाऊंगा, डाइल्यूट करूंगा, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, के तो कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब अल्फा
इंक्रीजेस। तो जैसे से पानी मिलाऊंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक जैसे मैं पानी मिलाऊंगा तो उसके आयंस बढ़ने लगते हैं, उसका डिसोसिएशन बढ़ने लगेगा। तो डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो थोड़ा इसको याद रखना है, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। पानी मिलाने से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस बढ़ेंगे, उसका डाइल्यूशन, पानी जैसे पानी मिलाओगे उसके आयंस कंटेनर में बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो उसको याद रखना, आप लोग लिख लो इसको। Dissociation of weak electrolyte increases on dilution. करें, लिख रहे हो? बीच में फंसा तुम्हारा, अगर डिस्कशन ज्यादा हो गया ना, आप क्वेश्चन करवाऊंगा तो आधा थोड़ा छूटेगा। चलो एक दो पार्ट देख लेते हैं, 3-4 पार्ट है क्वेश्चन के, है ना? अगली क्लास में आप तो रहेगा ही तुम लोगों को, है ना? तो उसमें लिखो, एक क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा चारों पार्ट एक साथ होते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता है। एक पार्ट दो पार्ट पीछे हो जाएगा, सिलेबस पीछे हो जाएगा, वैसे ही होगा। एक्स्ट्रा क्लास तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन है, कितना बज रहा है? 7:50। हाँ चलो, मैं एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, है ना? दूसरा पॉइंट इस क्वेश्चन नहीं करवा रहा, क्योंकि फिर वो बीच में चारों होंगे, साथी हों तो ज्यादा बेटर है। मैं एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, ये ऐसे आगे आता एक दो क्लास बाद, लेकिन आप अभी देख लो। एक वीक एसिड का के और उसी का जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसका के बी। एसिड का क्या होता है? के, और कॉन्जुगेट जो बेस होता है ना, बेस का क्या होता है? के बी। इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा 10⁻⁻14 होता है। एसिड का के और उसी का कॉन्जुगेट बेस हो, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक मैंने एसिड ले लिया, मान लो CH3 COOH, उसका के लिखा, और बेस ले लिया मैंने NH3, उसका के भी कंपेयर नहीं। एसिड और उसी का जो कॉन्जुगेट बेस है CH3 COO-, ये हमेशा -14 होता है ना? तो आप लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन Ka and Kb, relationship between Ka and Kb of conjugate acid base pair, relationship between Ka and Kb of conjugate acid base pair। बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि तुमने अगर कोई एसिड लिया, वीक एसिड होना चाहिए ना, ताकि उसका Ka गिवन हो। स्ट्रॉन्ग में तो Ka गिवन ही नहीं होगा, और इसी का कॉन्जुगेट बेस ले लेना, CH3 COO-, ये वैल्यू होती है 10⁻⁻14। बताता हूँ कैसे आता है ना, बताता हूँ कैसे आता है सबके लिए। ऐसे मान लो कि तुमने लिया HCN का, हाइड्रोजन साइनाइड, और KB लिया CN- का, तो ये होगा 10⁻⁻4। तुमने KB लिया H2CO3 का, और सब कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ? CO3-।
तो ये होगा 10⁻⁻⁴। अच्छा मान लो तुमने के लिया HCO3 माइनस का, ये भी एसिड है, H प्लस दे सकता है वो भी, और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ CO3 2 माइनस आयन, तो ये भी -14 ही होगा। कोई भी एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट बेस हो तो उसका के भी हमेशा इतना होता है। अब ये मत सोचना सारे एसिड ही होंगे, मान लो के भी है अमोनिया का और उसका कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस, इसका भी वैल्यू -14 ही होता, ठीक है। अच्छा जैसे अगर मान लो मैंने इसका के, मतलब कोई भी एसिड ले लिया मैंने, उसका पीके माइनस लॉग ले लिया, उसका माइनस लॉग लूंगा तो क्या होगा माइनस लॉग के, तो पीके, और ये माइनस लॉग के भी पीके भी, तो मल्टीप्लिकेशन प्लस में आ जाएगा। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो पी के ए ऑफ HCN किसी भी एसिड का प्लस पी के बी ऑफ CN माइनस इक्वल टू 14, ठीक है। तो याद रखना है कि कोई भी एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस होगा हमेशा मल्टीप्लिकेशन -14 होता है। रीजन क्या है उसका, देखो जैसे मान लो कोई एसिड है, तुम कैसे लिखोगे उसको आयंस में, HCN एक्वस किसमें लिखेंगे, H प्लस एक्वस प्लस CN माइनस एक्वस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है के, तो मैंने बताया तभी ऐसे लिखा जाए के। अच्छा फिर कॉन्जुगेट बेस है CN माइनस एक्वस, इसका के भी कैसे लिखेंगे भाई, के भी का मतलब क्या होता है H प्लस एक्सेप्ट करें, तो H प्लस कहां से एक्सेप्ट करेगा, वाटर से, H2O लिक्विड डबल एरो, ये H प्लस एक्सेप्ट किया, क्या बन गया HCN एक्वस प्लस OH आयन एक्वस, बेस तो OH आयन निकलना चाहिए ना, तो OH आयन तो ऐसे निकलेगा, इससे H प्लस ले ले OH आयन निकाल दे, ये क्या हुआ इसका KB, OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों को ऐड कर दो, तो आप नोटिस करोगे तो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगे, CN माइनस कैंसिल्स आउट, HCN कैंसिल्स आउट, क्या बचा रह गया H2O लिक्विड gives you H प्लस एक्वस प्लस OH आयन एक्वस। अगर तुम दो रिएक्शन को जोड़ते हो उनके इक्विवेलेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई, और इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट कितना है KW, याद करो था ना, वाटर लिक्विड से H प्लस OH आयन, तो KW इक्वल टू KA ऑफ HCN इनटू KB ऑफ CN माइनस, ठीक है ना, KW की वैल्यू होती है। हाँ टेम्परेचर चेंज होगा तो चेंज होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, KW पर डिपेंडेंट होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसको याद रखना, क्योंकि वैसे मैं इसको 1-2 क्लास बाद जब तुम थोड़ा के में और कंफर्टेबल हो जाते, लेकिन अभी वो क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा बीच में फंसेगा, मैं चाह नहीं रहा, इसलिए अभी वो तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड था ना, वो हम लोग कोशिश ही करते पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड एक क्लास में खत्म हो, पूरा वीक एसिड एक क्लास में खत्म हो, तो वो आधा आधा होता है, तो फिर वो लगता है पीछे हुआ कि नहीं हुआ, याद है कि नहीं -7 -8, तो ठीक है विकास में देखेंगे उसको क्वेश्चन वगैरह। होमवर्क लिखते हैं, ज्यादा मिलेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग में तो कम क्वेश्चन मिलेंगे, वीक में ज्यादा मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग में क्या पूछेगा, कंसंट्रेशन गिवन है पीएच निकाल लो, जहां के वगैरह आता है तो पूछने को काफी कुछ चीजें आती हैं, पता मिलेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो भी अपने पास है क्वेश्चन। S1 में क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट और डी पार्ट और ई पार्ट है ना, और H आई पार्ट, इसके अलावा H पार्ट आई पार्ट, और क्या कर सकते हो इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 ये 4th वाले का है ना, सारे पार्ट है, 4 टोटल जो पार्ट थे सब बेसिक एसिड का पीएच, तो उसमें कुछ पार्ट्स मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना, बाकी वीक वाले हैं थोड़े क्वेश्चन करवा दूंगा तब दूंगा, ओवन में भी ज्यादा मिलेगा नहीं मेरे ख्याल से, 18 कर लेना ओवन का, ओवन में एक 18 नंबर मिल जाएगा, और बाकी तो अल्फा वगैरह पे हैं सारे, 25 व्हाट इज क्वांटिटी 16 हो जाएगा, ओवन में 17 हो जाएगा, रिवर्स कर लेते हैं फिर तो तुरंत हो जाएगा 23 24 है ना, ये आसान है,
मतलब कुछ तो कहीं नहीं, तब तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाले हैं, वो तो तुरंत तुम्हें समझ में आ जाएगा, देखिए कर लोगे। -8 आ गया तो क्या लिखना है, -9 आ गया तो क्या लिखना है, केस नंबर 23, 24। ये बढ़ जाएगा ना आगे, फिर अपन इसमें होमवर्क बढ़ाएंगे सीट में आए निकलने अगली क्लास से। ठीक है, चलो इतना ही है, अगली क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जल्दी छोड़ दिया मैंने ऐसा। अब वो क्लास मेरी एक और होती है ना, तो मैं अभी खींच लेता पूरा पढ़ा देता, ये जो भी इस वीक वाला है, लेकिन मेरी क्लास है अभी जस्ट निकलना ही है मुझे। अगर मैं 5 मिनट और एक्सटेंड कर सकता हूँ, फिर वो बीच में पड़ेगा, फिर आधे क्वेश्चन होंगे आधे नहीं होंगे। ठीक है चलो, जो भी है। ओके, एंड कर रहा हूँ मीटिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। रिवाइज कर लेना, बस आप लोग एक काम करना।